हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका क्वांट एजुकेटर रोशन। आज आपके सामने मॉडल सेट सॉल्व करने वाले हैं जो आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ओके, क्योंकि देखो ये जो मॉडल पेपर होता है ये हमें एक्चुअली फील देता है किस तरह का जैसा क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाले हो अपने पेपर में बोर्ड एग्जाम में। तो हम लोग क्या करते हैं, उस तरीके को पहले किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये जो मॉडल सेट होता है उसी का हम लोगों को अभ्यास कराता है। तो हम लोग अगर इसको सॉल्व करके जाएं तो हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट दिए गए टाइम में हम कैसे अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाएंगे विद इन टाइम। बातें समझ में आ गई? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द HCF ऑफ 18, 21 एंड 27 इज, मतलब इसका HCF क्या होगा। यहां पे देखो कि सबसे एक तो पहले ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें हम लोग 18, 21 और 27 का HCF फाइंड करते हैं, और सेकंड मेथड आपने यहां पे सीखा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले आप क्या करो, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। अगर 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 × 3 × 3। ओके, इसको आप क्या लिख सकते हो, तो 2 to the power 1 और 3 to the power 2। ओके, अब सेकेंड नंबर क्या है, 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्या आएगा, तो 3 × 7 आएगा। 3 × 7 आ गया, या इसको आप 3 to the power 1 और 7 to the power 1 कह सकते हो। इसके बाद हम लोग चलते हैं थर्ड में। थर्ड में आप क्या है, ये है आपका 27, और 27 को आप क्या लिख सकते हो, तो 3 × 3 × 3, 27 आ गया, या इसको आप कह सकते हो 3 to the power 3। अब आपको इतना पता होगा कि HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी नंबर का मिनिमम पावर लेते हैं। ओके, यहां पे देखो 2 इसके पास है। ध्यान रखना है कि जब HCF फाइंड करते रहोगे आप तो आपको उसमें कॉमन का ध्यान रखना है। जैसे अगर हम 18, 21 और 27 का HCF फाइंड कर रहे हैं तो कोई ऐसा नंबर चूज करेंगे जो तीनों में कॉमन हो, और कॉमन होने के साथ साथ ही उसका पावर मिनिमम होना चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पे 2 to the power 1, अब 2 इसके पास है लेकिन इस दोनों के पास नहीं है, नहीं लेंगे। 3 to the power 2, यहाँ पे 3 to the power 1 और यहाँ पे 3 to the power 3। अब देखो कि मिनिमम पावर क्या है, तो 3 to the power 1 है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं HCF ऑफ 18, 21 एंड 27, और ये कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ गया 3। अब देखो कि किस ऑप्शन में दिया गया 3, ये आपको डी में दिया गया, इसका मतलब 1 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इफ x इक्वल्स टू 25 × 7, y इक्वल्स टू 22 × 32 × 5 एंड z इक्वल्स टू 3n × 52, कहा गया कि LCM ऑफ x y z इक्वल्स टू 2 to the power 5, 3 to the power 4, 5 to the power 2 एंड 7। कहा गया कि देन n इज इक्वल टू, मतलब n किसके इक्वल होगा। यहां पे देखो कि आपको x किसके इक्वल दिया गया, तो x हमको दिया गया है 25 × 7। y किसके इक्वल दिया गया, तो y आपको दिया गया 22 × 32 और × 5, और z किसके इक्वल दिया गया, तो z हमें दिया गया 3n और × 52 के। ओके, अब यहां पे देखो कि 25 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर 25 होता है, × 7। इसको आप क्या लिख सकते हो, तो आप 22 को लिख सकते हो 2 × 11। अब 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, इसका मतलब अगर 2 to the power 5 करें तो ये आ जाएगा 32। बातें समझ में आ रही है? और इसके बाद क्या है, 5 है। अगर आप इसको सॉल्व करके लिखोगे तो यहां पे देखो 2 to the power 1 है और 2 to the power 5 है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 to the power 6 आ जाएगा। इसके बाद 5 और × 11। अब 3n × 52। अब देखो कि इसको आप लिख सकते हो 3n × 52 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 से डिवाइड करने पे 26 आएगा, 2 से डिवाइड करने पे 13 आएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहां पे देखो कि इसको आप क्या लिख सकते हो, तो ये आपको आ जाएगा 3n × 52 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 × 2 × 13। इसका मतलब इसको 2 का स्क्वायर और × 13 लिखा जा सकता है। बातें समझ में आ रही है? अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं यहां से, तो देखो अब यहां पे आपको कॉन्सेप्ट समझना है, किसका, एलसीएम का। आपको पता है कि अगर 3 नंबर का एलसीएम लिया जाए तो हम लोग अगर कॉमन में लेते हैं तो कॉमन में मैक्सिमम पावर को लेते हैं, और जो नॉन कॉमन हो, मतलब जो कॉमन नहीं हो, उसको भी लेते हैं एलसीएम में। यहां पे देखो आप गौर से कि अगर हम लेते हैं
तो यहां पे कितना आ जाएगा? तो आपको यहां पे एलसीएम करना नहीं है, ये आपको दे दिया गया कि इसके इक्वल है। किसके इक्वल है? ये आपको दिया गया है इसमें, मतलब 2 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 4 और 5 टू द पावर 2 और 7। तो अब यहां पे आप गौर से देखो कि अगर हम बात करें एलसीएम ऑफ x, y और z की, तो यहां से देखो कि अगर हम पावर की बात करते हैं तो 5 टू द पावर 2, 5 इसके पास है, 5 इसके पास है, नहीं है। तो अब यहां पे अगर इस दोनों की बात करें तो कितना आ जाएगा? ये 5 टू द पावर 2 आ जाएगा, ये तो बिल्कुल मैच कर रहा है, इनटू। अब अगर हम 7 की बात करें तो 7 यहां है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लेते हैं, ये हमको 7 भी मिल गया, मतलब 7 टू द पावर 1। और इसके बाद अब हम 3 के लिए चलते हैं। 3 में क्या है? यहां पे देखो कि अब तो कुछ ऑप्शन नजर ही नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर इसकी बात करें तो ये 3n है और यहां पे अगर हम बात करें तो ये 3n आपको दे दिया गया है और इसमें 3 टू द पावर 4 दे दिया गया, मतलब इस क्वेश्चन में कुछ एरर है। अब कहां एरर हो सकता है? तो यहां पे देखो सबसे फर्स्ट एरर ये हो सकता है कि यहां पे 3n के प्लेस पे 3 टू द पावर n होना चाहिए, एरर नंबर फर्स्ट। सेकंड एरर क्या हो सकता है कि अब देखो कि हमें यह पता है कि जब एलसीएम लेते हैं तो जो कॉमन आता है उसको भी लेते हैं और जो कॉमन नहीं आता है उसको भी लेते हैं। तो अब देखो कि यहां पे तो 13 भी तो आ रहा है, यहां पे देखो कि 13 भी आ रहा है जेड में, तो क्या यहां 13 का कोई जिक्र है? यहां पे 13 का कोई जिक्र है ही नहीं। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं ये जो आपका दिया गया क्वेश्चन है ये आधा अधूरा है। ओके, इसका मतलब ये क्वेश्चन सही नहीं है। अब अगर किसी फ्रेंड्स को लगता है कि इसको बनाया जा सकता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हो नीचे, हम आपका कमेंट जरूर देखेंगे। ओके, अब हम लोग यहां पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि हाउ मेनी जीरोज डज x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 हैव, मतलब कहा गया कि इसमें टोटल कितने जीरो होंगे। अब जीरो कहने के लिए आप यहां पे इसको सॉल्व करो, x माइनस 1 और इंटू आ जाएगा x प्लस 2, मल्टीप्लाई करो। यहां से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 का और -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 का। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, x को x से मल्टीप्लाई करने पे x स्क्वायर और 2 को x से मल्टीप्लाई करने पे 2x, माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई करने पे x और -2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 2, तो यहां से आपको आ जाएगा x स्क्वायर और 2x माइनस x, तो ये आ जाएगा x और -2। तो अब देखो कि ये आपको क्या दिख रहा है? ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। यहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है, इसका मतलब आप कह सकते हो कि इसके टोटल कितने सॉल्यूशन होते हैं? 2 होते हैं। अगर यहां पे लिनियर आता तो लिनियर के 1 सॉल्यूशन होते हैं। ये आपका क्वाड्रेटिक है, तो यहां पे पूछा गया कि इसके कितने जीरोज होंगे, सॉल्यूशन को ही जीरोज कहा जाता है। यहां पे कितना आ गया? तो 2 आ गया। किस में दिया गया? तो ऑप्शन सी में। इसका मतलब 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x बाई 2 प्लस 5y बाई 3 इक्वल्स टू 7 और है 9x प्लस 10y इक्वल्स टू 14 इज, मतलब कहा गया कि ये पेयर ऑफ इक्वेशन जो है वो क्या होगा? कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट विथ वन सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट विथ मेनी सॉल्यूशन। अब आपको ये पता होगा, क्या पता है कि जब आपको पता है कि a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 के हो जाए तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है? तो ओनली वन सॉल्यूशन होता है। इसके बाद आपको पता है कि a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 और इक्वल्स टू c1 बाई c2 के हो जाए तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। और आपको पता है कि जब a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 और डज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2 हो जाए तो ऐसे कंडीशन में नो सॉल्यूशन होता है। ओके, तो अब आपको यहां पे बस चेक कर लेना है। कैसे चेक करोगे? यहां पे देखो कि इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि ये कितना है, तो a1 की प्लेस पे है, a1 कितना है? a1 आपको आ गया 3/2। इसके बाद b1 कितना है? तो b1 आपको आ गया 5/3 और c1 कितना है? तो c1 आपको 7 दिया गया है। इसके बाद a2 कितना है? a2 आपको दिया गया a2 दिया गया 9 के इक्वल। b2 कितना है? तो b2 आपको दिया गया है 10 के इक्वल। और c2 कितना है? c2 आपको दिया गया 14 के इक्वल। अब यहां पे आप चेक कर लो। यहां से हम चेक करते हैं a1 बाई a2, a1 बाई a2 और a1 बाई a2 करें तो ये आ जाएगा 3/2 अब बाई 9/1। इसको आप क्या लिख सकते हो? 3/2 इंटू 9,
3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यहां से आपको आ गया 1/6। अब b1 बाई b2 फाइंड कर लो, b1 बाई b2। अब यहां देखो b1 के प्लेस पे कितना है, 5/3 है, और b2 के प्लेस पे कितना है, 10 है। इसको आप क्या लिख सकते हो, 5/3 इंटू 10। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये भी आ गया कितना, 1/6 आ गया। अब थर्ड को चेक कर लो, c1/c2। अब c1/c2 करें तो ये कितना आ जाएगा, ये आपको आ गया 7/14। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और ये कितना आ गया, 1/2 आ गया। आपको यहां से क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, और डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। और ऐसे कंडीशन में क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। अब जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट कहते हैं। किस में दिख रहा है, ये आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है। 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट 3 5 दिया गया, x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट 5 है, फ्रॉम द x एक्सिस। अब देखो कि ये सबसे इजी क्वेश्चन है। कैसे, जैसे आपको कोई पॉइंट दे दिया और पूछा कि x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, तो जो y कोऑर्डिनेट होगा वही x एक्सिस से डिस्टेंस होगा। तो आपका यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यही अगर क्वेश्चन में चेंज करके आपसे पूछ लिया होता कि पॉइंट दिया गया और पूछा गया होता डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, अगर y एक्सिस पूछा होता तब करेक्ट आंसर क्या होता, 3 हो जाता। बातें समझ में आ गई। इसका मतलब अगर आपसे x एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाए तो आपको y कोऑर्डिनेट लिखना है, और अगर आपको y एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाए तो x कोऑर्डिनेट लिखना है। बिल्कुल सिंपल है। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो तो यहां देखो कैसे। जैसे आपको ये पता है, ये हमारा आ गया। अब ये आपको पता है कि x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है। अब क्या कहा गया कि 3 5, सपोज करते हैं कि ये यहां पे 3 आ गया और यहां पे ये क्या आ गया, 5 आ गया। 3 आ गया और 5 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि x एक्सिस से डिस्टेंस। अब देखो कि ये आपका x एक्सिस है। अब x एक्सिस से ये जितना ऊपर की ओर हम जा रहे हैं यही तो डिस्टेंस है x एक्सिस से। बातें समझ में आ गई। तो कितना डिस्टेंस है, तो 5 डिस्टेंस है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 5 का जो करेक्ट आंसर है वो 5 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया कि इफ द पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट k0 है डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A कितना है, 3 -3 है, एंड B -5 2 है, इन द रेशियो 2:3, तो देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो आपसे k का वैल्यू पूछा गया। मतलब यहां पे आपको सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। पहले क्वेश्चन को समझो कि कहा क्या गया। ये कहा गया कि एक पॉइंट जो है वो A है। सपोज करते हैं कि ये A है, एक लाइन सपोज करो, ये एक लाइन रहा, सपोज करो स्ट्रेट लाइन है। एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। A का कोऑर्डिनेट क्या है, तो A का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया 3 और -3। इसके बाद B का कोऑर्डिनेट क्या है, तो B का कोऑर्डिनेट है आपको -5 और 2। आगे क्या कहा गया, कहा गया कि कोई पॉइंट P है। हम लोग सपोज करते हैं कि पॉइंट P यहां पे है और ये पॉइंट P क्या करता है, तो P जो है वो इसको मतलब गिवन लाइन को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। कहने का मतलब हम लोग कह सकते हैं A से P का डिस्टेंस कितना, 2, और P से B का डिस्टेंस कितना, 3, और P का कोऑर्डिनेट क्या है, तो P का कोऑर्डिनेट है K और 0। और K और 0 कहने का मतलब क्या होता है कि आपको यहां पे X कोऑर्डिनेट K दिया गया है और Y कोऑर्डिनेट 0 दिया गया है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम लोग सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो अब आपको पता है कि अगर हम X कोऑर्डिनेट के लिए बात करें तो X कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस mx1 और डिवाइडेड बाय m प्लस n, यही फॉर्मूला होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर m और n किसको कहते हैं, तो आपको पता है कि यहां पे ये जो होगा वो क्या कहलाएगा, m कहलाएगा। मतलब यहां से आपको m दिया गया है 2 के इक्वल, n दिया गया है 3 के इक्वल, पता चल रहा है। और आपको ये पता है कि यहां पे x कोऑर्डिनेट कितना होगा k, तो x इक्वल्स टू आ गया, तो यहां से k इक्वल्स टू आ गया। अब वैल्यू पुट कर लो। अब देखो इसको बारे में आपको पता है, ये x1 होता है और ये y1 होता है, ये x2 होता है और ये y2 होता है। यहां तक तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये तो आपका क्लियर है। अब फॉर्मूला पे पुट कर लो mx2 कहने का मतलब m के प्लेस पे कितना, 2, और x2 कितना है, तो x1 यहां पे 3 है और x2 -5 है, प्लस
nx1 n के प्लेस पे कितना है 3 है, और x1 के प्लेस पे कितना है तो ये भी 3 है, और डिवाइडेड बाय m प्लस n, कहने का मतलब 2 प्लस 3, डायरेक्ट इसको आप 5 लिख लो। यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 2 जा 10 कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा -10, और 3 3 जा 9, और डिवाइडेड बाय 5, या आप इसको कह सकते हो -10 अब +9, ये आ गया -1, तो -1/5 आ गया। कितना आ गया -1/5। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि k का वैल्यू क्या होगा, तो k का वैल्यू -1/5 होगा। कहां दिया गया, ये आपको दिया गया ऑप्शन सी में। इसका मतलब कह सकते हैं कि 6 का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b इज, तो डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहां पे पॉइंट a और b, सपोज करते हैं यहां पे पॉइंट a होगा, a का कोऑर्डिनेट कितना है तो 0 और 4 है, और b है, b का कोऑर्डिनेट कितना है, ये आपका है 0 और -3। अब यहां पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है डिस्टेंस फॉर्मूला का। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो ए बी इक्वल्स टू अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर x1 x2 क्या है। आपको पता है कि x1 जो है वो यहां पे 0 के इक्वल है, और y1 जो है 4 के इक्वल है। x2 जो है वो 0 के इक्वल है, सॉरी x2 जो है इसको आप x2 कर लो, x2 जो है वो 0 के इक्वल है, और y2 कितना है तो y2 जो है वो -3 के इक्वल है। अब फॉर्मूला पे पुट कर लो, यहां पे क्या हो जाएगा तो √x2 कितना है तो 0, यहां से आ जाएगा आपको 0 और माइनस x1 कितना है, x1 है आगे आपको 0 का स्क्वायर, y2 कितना है तो y2 -3, और y1 कितना है तो y1 है 4, यहां पे -4 का होल स्क्वायर। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 0 का स्क्वायर करने पे 0 आ जाएगा, -4 और -3 -7, तो यहाँ पे -7 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना बाहर आएगा 7 बाहर आएगा। तो अब यहाँ पे देखो कि 7, अब कुछ यहाँ पे तो दिया नहीं है, सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं, तो डायरेक्ट हम लोग यूनिट यूज करेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 यूनिट्स आपका करेक्ट आंसर होगा। कहाँ दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है ऑप्शन 1 में, इसका मतलब 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इन फिगर DE पैरेलल BC, मतलब कहा गया कि दिए गए फिगर में ये आपका गिवन फिगर है। यहां पे समझो ये जो लाइन है, ये लाइन ये किसके पैरेलल है तो BC के। आगे क्या कहा गया कि फाइंड द लेंथ ऑफ साइड AD गिवन दैट AE इक्वल्स टू 0.8, मतलब कहा गया कि आपको AE मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिया गया 0.8। इसके बाद BD इक्वल्स टू 7.8, BD ये रहा, और ये कितना दिया गया, ये आपको दिया गया 7.8। इसके बाद CE कितना है तो 4.8, और CD कितना है ये आपको दिया गया है 4.8, मतलब क्या है ये आपको CE है, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस। अब आपको इतना पता होगा, अगर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, तो अगर BTC अप्लाई करेंगे यहां पे कितना आ जाएगा तो AD बाई DB, इसको हम लोग कह सकते हैं AD बाई DB इक्वल हो जाएगा किसके तो AE बाई EC के, AE और बाई EC के। अब यहां पे देखो AD के प्लेस पे कितना है, AD के प्लेस पे क्या है नहीं पता, AD के प्लेस पे क्या है ये आपको नहीं पता है। कहा गया कि फाइंड द लेंथ ऑफ AD, इसको AD को AD ही रहने दो, और DB देखो DB के प्लेस पे क्या है तो DB आपको दिया गया 7.8 इक्वल्स टू AE कितना है 0.8, और EC कितना दिया गया है ये आपको दिया गया 4.8। अब यहां से देखो कि आप इस पॉइंट को रिमूव कर सकते हो, इसको रिमूव करोगे तो 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, यहां पे कितना आ गया तो ये आपको AD इक्वल्स टू आ गया 7.8 और डिवाइडेड बाय 6। ओके, अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो कितना आ जाएगा 6 1 जा 6, 1 7, 6 3 जा 18,
कितना आ गया, तो 1.3 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो कि 1.3 सेंटीमीटर कहीं दिख रहा है आपको क्या, तो 1.3 आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन डी में, तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इन ट्रायंगल्स एबीसी एंड डीईएफ, मतलब दो ट्रायंगल दिए गए, पहले दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर लो। हम लोग सपोज करते हैं फर्स्ट ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का नाम क्या है, एक ट्रायंगल का नाम है एबीसी, ए बी सी। सेकेंड ट्रायंगल क्या है, डीएफ, इसका नाम आप रख लो डी ई और एफ। क्या कहा गया, कहा गया कि एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, कहने का मतलब इसका एंगल बी और इसका एंगल ई इक्वल है। बात समझ रहे हो। आगे कहा गया कि एंगल एफ एंगल सी के इक्वल है, इसका मतलब इसका एंगल एफ और इसका एंगल सी ये इक्वल है। और कहा गया कि एंड ए बी 4 ए डी के इक्वल है। अब एक चीज सोचो पहले कि अगर किसी दो ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल इक्वल है तो ए ए सिमिलरिटी प्रॉपर्टी से हम ऐसा कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। यहां तक तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो सिमिलर तो हो गए भैया, लेकिन आगे और क्या कहा गया कि ए बी जो है वो 4D के इक्वल है। अब ये रहा आपका ए बी और ये रहा 4D के इक्वल। यहां मामला गड़बड़ कर दिया। आपको यह तो पता चल चुका है कि सिमिलर है, लेकिन अगर ए बी डी के इक्वल हो गया होता तब कंगुरेंट भी हो सकता था, लेकिन यहां पे नहीं हुआ दुर्भाग्यवश। हम लोग कह सकते हैं कि यहां पे ए बी इक्वल्स टू 4D होने के कारण बस इतना आप कह सकते हो कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ ओनली सिमिलर है। ओके, सिमिलर है लेकिन कंग्रुएंट नहीं है। तो यहां पे देखो किसमें है, सिमिलर बट नॉट कंग्रुएंट, ये आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी में। इसका मतलब 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इफ sin थीटा इक्वल्स टू 1/√2 देन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज। मतलब कहा गया कि आपको sin थीटा इक्वल्स टू 1/√2 दे दिया गया और तब आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का। कैसे सॉल्व करोगे, यहां पे देखो गिवन क्या है, हमें है पता कि sin थीटा जो है ये इक्वल है 1/√2 के। अगर आपको चार्ट लर्न होगा तो आपको इतना पता होगा कि साइन कितना 1/√2 के इक्वल होता है। तो आप बोलोगे साइन 45 डिग्री 1/√2 के इक्वल होता है। तो अगर हम एक बात बताओ, ये तो पहले से आपको दिया गया कि साइन थीटा है। अगर अब हम 1/√2 के प्लेस पे साइन 45 डिग्री लिख लें तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि साइन 45 डिग्री जो है वो 1/√2 के इक्वल होता है। तो यहां से साइन कैंसिल हो गया, तो यहां से थीटा कितना मिल गया, थीटा आपको मिल गया 45 डिग्री का। अब थीटा मिल गया 45 डिग्री का। वैल्यू क्या पूछा गया आपसे, तो आपसे पूछा गया tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब यहां पे देखो कि tan थीटा का वैल्यू कितना 45। तो अब यहां पे आप कह सकते हो कि tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर अब प्लस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा cot 45 डिग्री का होल स्क्वायर। या आप इसको कह सकते हो tan 45 कितना होता है, 1 होता है, यहां से 1 का स्क्वायर। cot 45 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर। यहां से 1 अब प्लस 1 कितना आ गया, ये आपको 2 आ गया। 2 कहां दिख रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी में। इसका मतलब 10 का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.03, मतलब किसी गेम के जीतने की संभावना 0.03 है। कहा गया कि देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट इज, तो उसके हारने की संभावना क्या होगी। अब आपको यह पता है कि कभी भी अगर हम लोग बात करते हैं तो विन प्लस लूज दोनों मिला करके कितना होगा, कंप्लीट 1 होगा। ये तो आपको पता है। तो अब एक चीज बताओ कि अगर विनिंग आपको दिया गया, अगर इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितना है, ये आपको दिया गया 0.03। पूछा क्या गया आपसे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग, इसको PL कह सकते हो। तो आपको पता है कि 1 माइनस 0.03 जो होगा ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग। अब देखो कि इसको आप क्या लिख सकते हो, 1.00 और इसको माइनस 0.03 माइनस कर लो।
10 में से 3 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 7, 9 में से 0 माइनस होगा 9, और ये कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब लूज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ये 0.97 है। किस में दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी में। हम लोग कह सकते हैं कि 11 का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 2.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कॉपर इज टू बी ड्रॉन into a cylindrical wire of diameter 0.50 सेंटीमीटर, the length of wire is। तो वायर का लेंथ क्या होगा, पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में ये कहा गया कि 2.2 डेसीमीटर क्यूब का कोई कॉपर है और उससे क्या किया जा रहा है, तो एक सिलेंड्रिकल वायर ड्रॉ किया जा रहा है और उस सिलेंड्रिकल वायर का डायमीटर कितना है 0.50 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया कि लेंथ क्या होगा। लेंथ कहने का मतलब क्या, तो अगर सिलेंड्रिकल वायर है तो इसका मतलब उसका जो हाइट होगा वही उसका लेंथ होगा। इतना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अब यहां पे देखो कि वॉल्यूम कितना है, तो अब आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है क्या, कि जब एक से दूसरा फिगर ड्रॉ किया जाए तो उस कंडीशन में वॉल्यूम इक्वल होता है। ओके, तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि वॉल्यूम हमें दिया गया, वॉल्यूम कितना दिया गया, ये हमें दिया गया 2.2 डेसीमीटर क्यूब। अब आपको इतना पता होगा कि डेसीमीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। तो अब देखो यहां पे अगर डेसीमीटर से हमें सेंटीमीटर में जाना है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.2 इंटू, अब डेसीमीटर की बात करें तो ये क्यूब है तो 10 इंटू 10 इंटू 10। अब ये कन्वर्ट किस में आ गया, अब कन्वर्ट होके सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। तो इसको आप कितना लिख सकते हो, तो ये आपको आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब क्या कहा गया, तो वॉल्यूम आपको पता चल गया, वॉल्यूम पता चल गया। अब कहा गया कि इसको ड्रॉ किया जा रहा है सिलेंड्रिकल वायर के फॉर्म में, जिसका डायमीटर कितना है, तो 0.5। अब आपको इतना पता है कि डायमीटर आपको दिया गया अगर 0.50, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा आपको 0.25, रेडियस मिल गया। और हाइट क्या होगा ये आपको नहीं पता है। अब आप एक बात हमको बताओ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है। आप बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच, और ये इक्वल किसके आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 2200 के। अभी आप यूनिट रहने दो, बाद में यूनिट यूज कर लेंगे। यहां से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, पाई का वैल्यू कितना, तो पाई का वैल्यू बोलोगे सर 22/7 होता है। आर स्क्वायर, तो रेडियस आपको पता है 0.25, यहां पे आ जाएगा 0.25 इंटू 0.25, और हाइट कितना होगा ये तो आपको नहीं पता है, तो h इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 2200 के। अब इसको आप सॉल्व कर लो। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, चलो यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। और इसको हम यहां पे शिफ्ट कर देते हैं। क्या था, तो हमें d दिया गया था 0.50 सेंटीमीटर, यहां से हमने रेडियस फाइंड किया था 0.25 सेंटीमीटर। ओके, यहां से पाई आर स्क्वायर एच आ गया। अब यहां पे साइड में इसको सॉल्व कर लो। इसको हम लोग कह सकते हैं कि h इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो h इक्वल्स टू आ जाएगा 2200 और इंटू 7, अब बाई इंटू 7 आ गया। अब बाई आ जाएगा 22 इंटू 0.25 और इंटू 0.25। ओके, अब यहां पे देखो कि पॉइंट रिमूव करो, इसको और इसको अगर हम लोग रिमूव करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 1 2 3 और 4, लेकिन यहां पे तो स्पेस है नहीं। या आप इसको ऐसे कर लो, 2200 इंटू 7 था, 2200 और इंटू 7, और यहां पे आ गया 22 इंटू 0.25 और इंटू 0.25। पॉइंट रिमूव करेंगे यहां पे 100 आ जाएगा, और फिर इंटू यहां पे 100 आ गया, पॉइंट रिमूव है। अब देखो 22 से अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब 25 1 जा 25 और 25 4 जा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 25 1 जा 25 और 25 4 जा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा।
अब देखो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 16 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो 112। यहां पे कितना आ जाएगा 112 और फिर कितना आ गया 00। अभी देखो कि आपने जो इसको सॉल्व किया ये किस में था, ये आपका सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर में था। और आपको पता है कि अगर सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं 100 से डिवाइड करना होता है, तो इसका मतलब अगर इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 112 मीटर। अब 112 मीटर आ जाएगा, चेक करो किस में दिया गया, तो ये आपको दिया गया ऑप्शन 1 में। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि 12 का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो कि नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 13। यहां पे आपसे पूछा गया कि द रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। मतलब कहा गया कि 2 सिलेंडर के रेडियस का रेशियो 2:3 का है, और कहा गया कि एंड देयर हाइट आर इन द रेशियो 5:3, और हाइट का रेशियो कितना है 5:3 का है। तो कहा गया कि देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज, तो उसके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, मतलब वॉल्यूम का रेशियो पूछा गया। कैसे पता करोगे, यहां पे सपोज करते हैं हम फर्स्ट सिलेंडर के रेडियस को R1 मान लेते हैं। ये R1 कितना आ जाएगा, ये R1 को आप मान लो, इसको हम लोग मान लेते हैं 2x, क्योंकि रेशियो में दिया गया तो हम लोग इसको मान लेते हैं ये कितना आ गया 2x। और R2 कितना आ जाएगा, सेकंड के रेडियस को हम लोग मान लेते हैं ये 3 है रेशियो में, इसको आप 3x मान लो। लेट इसके बाद फिर से हम लोग सपोज करते हैं, और ये हाइट का रेशियो दिया गया तो हम लोग फर्स्ट के हाइट को h1 मान लेते हैं। h1 कितना है, ये आपको दिया गया 5y, इसको मान लो। और इसके बाद s2 कितना आ जाएगा, s2 जो है ये आ जाएगा आपको 3y। बात समझ में आ रही है। अब आपसे क्या पूछा गया, वॉल्यूम का रेशियो। हम लोग क्या करते हैं, एक सिलेंडर के वॉल्यूम को v1 मान लेते हैं और दूसरे सिलेंडर के वॉल्यूम को v2 मान लेते हैं। अब आपको पता है सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, पाई r² होता है। तो अब बोलोगे सर इसका फॉर्मूला आ जाएगा पाई r1² h1, और इसका फॉर्मूला क्या होगा पाई r2² s2। अब देखो पाई से पाई को आप कैंसिल कर सकते हो क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों पाई है। अब यहां पे r1² कहने का मतलब r1 कितना है 2x है, ये आपको आ जाएगा 2x और इंटू 2x। और h1 के प्लेस पे कितना है, h1 के प्लेस पे 5y है, बाय r2² s2। अब r2 कितना है तो 3x है, इसका मतलब इसको आप कह सकते हो 3x इंटू 3x। और यहां पे s2 कितना है, s2 की बात करें तो ये आपको दिया गया 3y। ओके, यहां से देखो कि यहां से x से x कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया। अब देखो कि क्या किसी को डिवाइड किया जा सकता है नंबर में, बिल्कुल नहीं। यहां पे आ जाएगा 5 2 जा 20 और 20 2 जा 40, सॉरी 5 2 जा 10 और 10 2 जा कितना आ जाएगा 20, और इसको 3 3 जा 9 3 जा कितना आ जाएगा 27। इसका मतलब आप कह सकते हो v1 और yv2 ये कितना आ गया, ये 20:27 आ गया। किस में दिख रहा है, तो 20:27 ये आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 13 का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया कि क्लास मार्क्स ऑफ द क्लास इंटरवल 170 to 80 इज, सॉरी यहां पे 70 to 80 है, ना कि 170 to 180। ये कितना है 70 to 80। अब आपको एक बात पता है कि क्लास मार्क्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे सर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 होता है। क्या बोलोगे, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्लास, यहां पे क्लास मार्क क्या होगा, क्लास मार्क्स। तो आप बोलोगे इसका फॉर्मूला होता है सर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। अब गौर से देखो कि अपर लिमिट कितना है 80 है, यहां पे आ जाएगा 70 अब प्लस 80 बाई 2। 70 और 80 कितना आ जाएगा तो 150, तो 150 बाई 2 करोगे तो ये आपको डिवाइड करने पे आ गया कितना 75। कितना आ गया 75। 75 किस में है, ऑप्शन बी में है। इसका मतलब 14 का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 नंबर क्वेश्चन में समझो, कहा गया कि इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ स्लेंट हाइट 13 सेंटीमीटर इज 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो कह रहा है कि देन इट रेडियस इज, इसका रेडियस क्या होगा। पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में ये कहा गया कि कोई राइट सर्कुलर कोन है जिसका टोटल सरफेस एरिया आपको दिया गया 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका स्लेंट हाइट दिया गया 13 सेंटीमीटर। तो पूछा गया कि रेडियस क्या होगा, मतलब आपसे रेडियस पूछा जा रहा है। कैसे पता करोगे? हमें क्या दिया गया? टोटल सरफेस एरिया दिया गया, जिसको हम लोग शॉर्ट में TSA भी लिख सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। कितना दिया गया? ये आपको दिया गया कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये आपको दिया गया 90 पाई, 90 पाई। ओके, और आपको दिया गया स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट जिसको हम लोग L कहते हैं या जिसको तिरछी ऊंचाई कहा जाता है। तो L कितना होता है? तो L आपको यहां पे दिया गया है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अब आपको यह पता है कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यही होता है टोटल सरफेस एरिया। क्योंकि देखो कि जब भी हम किसी कोन की बात करते हैं, ये आ गया आपका कोन, ये आपका कोन है, तो आपको पता है कि ये जो होता है एक सर्कल का एरिया और ये एरिया दोनों मिलने के बाद टोटल सरफेस एरिया बनता है। तो ये आपको आ गया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर और ये आ गया कितना? तो 90 पाई के इक्वल, 90 पाई के इक्वल। अब यहां पे देखो कि पाई तो आप कॉमन, पाई और आर कॉमन ले सकते हो, पाई आर कॉमन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपको L प्लस आर और ये इक्वल कितना आ जाएगा? तो ये आपको आ जाएगा 90 पाई के। अब यहां से देखो कि आप पाई से पाई को तो डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, ये आ गया आपको R इंटू L के प्लेस पे कितना है? 13 है, तो ये आपको आ जाएगा 13 प्लस R और ये इक्वल कितना आ जाएगा? तो ये आपको आ जाएगा 90 के। बातें समझ में आ रही है? और ये कितना आ गया? तो ये आपको आ गया R इंटू 13 प्लस R 90 के। अब देखो कि यहां पे आप दो वे है, एक तो स्मार्ट वे है। स्मार्ट वे में कैसे आगे बढ़ेंगे? आपको डायरेक्ट ऑप्शन दिया गया है, आप ऑप्शन से इसको सॉल्व कर सकते हो। और सेकंड प्रोसेस ये है कि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना होगा। लेकिन हम लोग क्या करना है, यहां पे हमें स्मार्ट वे फॉलो करना है। बोलोगे सर कैसे? ऑप्शन को देखो, तो ये आ गया 5, यहां पे देखो 5 और 13 और 5 कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा, बोलोगे सर 13 और 5 तो 18 आएगा। अब देखो 18 में को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 90 आ गया। इसका मतलब यहां से बिल्कुल क्लियर है कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आ जाएगा ऑप्शन ए। बातें समझ में आ गई? अब देखो कि इसको सॉल्व करने का सेकंड प्रोसेस भी था। कैसे? यहां पे देखो r इंटू 13 प्लस आर इक्वल्स टू 90। अब इसको सॉल्व करने पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वैल्यू आता, एक वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता और दूसरा वैल्यू आपको आ जाता 5 के इक्वल। अगर आप नहीं चाहो तो हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, यहां पे डायरेक्ट आगे बढ़ सकते हैं। बातें समझ में आ रही है? अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इफ 1 जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k इज 3, मतलब कहा गया कि ये आपको दिया गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और जिसका 1 जीरो जो है वो 3 के इक्वल है। तो आपसे पूछा गया कि द वैल्यू ऑफ k, तो k का वैल्यू क्या होगा? कैसे पता करेंगे k का वैल्यू? यहां पे देखो, अब आपको यह पता है कि 103 है। अब 103 कहने का मतलब है कि 3 अगर गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट किया जाए तो वो उसको जीरो कर देगा, मतलब वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो अब यहां पे देखो, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस k और ये इक्वल किसके आ जाएगा? जीरो के। कब? अगर हम इसमें 3 पुट करते हैं तो यहां पे 3 पुट कर लो, यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस k और ये इक्वल किसके आ जाएगा? जीरो के। अब देखो 3 का स्क्वायर करने पे 9 आएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 15 आएगा और प्लस k और ये इक्वल आ जाएगा जीरो के। ऐड कर लो 15 और 9 24 और 24 अब प्लस k, ये इक्वल किसके आएगा? जीरो के। हमें पूछा क्या गया? k का वैल्यू पूछा गया, तो k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? तो -24 आ जाएगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर जो है ये ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। बातें समझ में आ रही है? अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। यहां पे आपसे पूछा गया कि द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड -3x माइनस 6y और प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैव। अब हैव यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली ट्रू सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। आपको इतना पता है कि यूनिक सॉल्यूशन की जब बात आएगी तो क्या होगा? तो a1 by a2 डज नॉट इक्वल्स टू, अगर b1 by b2 के हो जाए तो ऐसे कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन होता है।
इसके बाद a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 by c2 के हो जाए तो ऐसे कंडीशन में नो सॉल्यूशन होता है। और जब a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 और इक्वल्स टू c1 by c2 हो जाए तो ऐसे कंडीशन में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। तो बस आपको यहां से चेक कर लेना है। कैसे? यहां पे देखो क्या दिया गया, ये आपको दिया गया x प्लस 2y और प्लस 5 ये इक्वल है 0 के। सेकंड क्या है? सेकंड है आपका माइनस 3x माइनस 6y और प्लस 1 और ये इक्वल किसके है? 0 के। अब देखो यहां पे a1 कितना है? a1 बोलोगे सर 1 है। और इसके बाद b1 कितना है? तो b1 जो है वो 2 है। और c1 कितना है? c1 5 है। a2 कितना है? a2 माइनस 3 है। b2 कितना है? तो बोलोगे सर b2 माइनस 6 है। और c2 कितना है? c2 जो है वो 1 के इक्वल है। अब यहां पे चेक कर लो a1 by a2, a1 by a2 कितना आ गया? ये आपको आ गया 1 by माइनस 3 या जिसको हम लोग कह सकते हैं माइनस 1 by 3। इसके बाद b1 by b2, b1 कितना है? 2 है। b2 कितना है? माइनस 6 है। 2 1 जा 2 2 3 जा 6, ये भी कितना आ गया? माइनस 1 by 3। अभी तक तो दोनों ओके चल रहा है, इक्वल चल रहा है। अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं c1 by c2, c1 by c2। c1 के प्लेस पे कितना है? 5 है। c2 के प्लेस पे कितना है? 1 है। अब ये कितना आ गया? तो 5 आ गया। अब देखो गौर से यहां पे a1 by a2 इक्वल है b1 by b2 के, लेकिन वो इक्वल नहीं है c1 by c2 के। क्या निकला यहां से आपको? a1 by a2 इक्वल है b1 by b2 के और ये डज नॉट इक्वल्स है c1 by c2 के। आपको पता है कि ये कंडीशन किसका बनता है? नो सॉल्यूशन का केस होता है ऐसा। अब नो सॉल्यूशन कहां दिखाई दे रहा है? ये आपको ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं हम लोग कि 17 का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नो सॉल्यूशन। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया कि द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कॉट 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इज, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा? दिया क्या है? तो दिया है आपको साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कॉट 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अब यहां पे देखो कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 का स्क्वायर। 2 इंटू कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। यहां पे 1 आ जाएगा। माइनस कॉस 60 का वैल्यू आपको पता है कि कॉस 60 साइन 30 के इक्वल होता है। ये भी आ जाएगा 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। अब यहां पे डायरेक्ट इसको सॉल्व करने से पहले इसको कैंसिल कर लो ना। क्यों ना कैंसिल कर ले? क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब देखो कि 2 से 1 को अगर मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 2 आएगा। 2 कहां दिखाई दे रहा है? तो ये आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। तो 18 का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, अब आपसे क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कि ए स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर। अब यहां पे समझो, इसके केस को पहले समझो कि इसके आंसर को कैसे टिक किया जाता है, क्योंकि इसमें आंसर टिक करना भी एक बहुत बड़ी कला है। अगर ये आपको ध्यान में नहीं रहेगा तो आप गलती कर लोगे। देखो, इसमें आपको 2 दिए रहेंगे, एक असर्शन और एक रीजन। 2 स्टेटमेंट आपको देगा। आपको यह पता होना चाहिए कि जब असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हो और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा हो असर्शन का, ऐसे कंडीशन में हम लोग ऑप्शन ए को टिक करते हैं। ऑप्शन ए का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब सेकंड में आ जाओ ऑप्शन बी में। आपको पता होगा जब असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हो लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हो असर्शन का, ऐसे कंडीशन में हम लोग ऑप्शन बी लेते हैं। इट मींस ऑप्शन 2 लेते हैं। बातें समझ में आ गई? और जब आपको यह पता होगा कि असर्शन करेक्ट हो और रीजन फॉल्स हो, ऐसे कंडीशन में हम लोग ऑप्शन सी लेते हैं। और जब असर्शन इनकरेक्ट हो और रीजन करेक्ट हो, ऐसे कंडीशन में हम लोग ऑप्शन डी लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, फिर से एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। कहा गया कि स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर। कहा गया कि असर्शन ए, अब क्वेश्चन को समझो, ये आपका असर्शन रहा। कहा गया ए बैग कंटेन्स स्लिप्स नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, मतलब सीधे समझो कि एक बैग में 1 to 100 नंबर्स हैं। कहा गया कि इफ फातिमा चूज अ स्लिप एट random
फ्रॉम द बैग, मतलब कहा गया कि उसमें से फातिमा एट रैंडम कोई नंबर चूज करती है। कहा गया कि इट विल आइदर बी एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, तो वो क्या होगा, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, बिल्कुल क्लियर है। कहा गया कि सिंस दिस सिचुएशंस हैज ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स, ओके, कहा गया कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इज 1/2, कहा गया कि प्रत्येक की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा। अब देखो कि 1/2 होगा या नहीं होगा, ये तो चेक करने का मामला है ना, पहले आप चेक कर लो। तो अब देखो कि कहां से कहां तक का नंबर है, तो आप बोलोगे सर 1 to 100 तक का नंबर है। यहां से क्या क्लियर हो रहा है, अगर 1 to 100 तक का नंबर होगा तो बोलोगे सर इसमें 50 जो है वो ऑड नंबर होगा, और बोलोगे कि सर 50 जो होगा वो इवन नंबर होगा। 50 क्या होगा, इवन नंबर होगा। अगर हम आपसे ये पूछ लें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 50, अब बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना है, 100, तो आप बोलोगे सर ये तो 1/2 आ गया। कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब देखो कि अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन फाइंड करते हैं, यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन अगर फाइंड करते हैं, ये भी कितना है, टोटल कितना है, तो ये 50 है, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 100 है, और 50/100 करने पे कितना आ जाएगा, 51 जा 50, 52 जा 100, तो ये भी आपको 1/2 आ गया। इसका मतलब ये जो 1/2 है ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ये तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, हमने फर्स्ट को चेक कर लिया, अब हम लोग चेक करते हैं रीजन को। ओके, अब यहां पे देखो रीजन में क्या कहा गया कि व्हेन टू टॉस आर कॉइन, कह कि देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स हेड और टेल, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ कम इज 1/2। अब इसको भी चेक करना। अब एक बात बताओ कि अगर हम लोग टॉस करते हैं किसी भी कॉइन का, अगर एक कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आने वाला है या तो टेल आने वाला है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब इसकी अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी की बात करें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगा, तो बोलोगे सर ये तो 1/2 होगा। कितना आएगा, 1/2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगा, ये भी बोलोगे सर 1/2 होगा। यहां पे देखो कि 1/2 और 1/2 आ गया, और यहां भी क्या था, 1/2 था। इसका मतलब रीजन भी क्या है, रीजन भी करेक्ट है। लेकिन एक बात बताओ कि एसर्शन रीजन दोनों तो सही है, लेकिन एक में बात हो रही है बैग की और एक में बात हो रही है कॉइन की। क्या आपको लगता है कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है एसर्शन का? बोलोगे सर बिल्कुल नहीं। इसका मतलब अगर नहीं कर रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये बी आपका हो गया करेक्ट आंसर, क्योंकि देखो बी में आपको दिया गया बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया ए स्टेटमेंट ऑफ एसर्शन ए इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पे कहा गया कि एसर्शन ए में इफ द इक्वेशन 3x minus y plus 8 equals to 0 and 6x minus ky equals to minus 16 represent coincident line then the value of k equals to 2। मतलब कहा गया कि k का वैल्यू हम जब 2 पुट करेंगे तो ऐसे कंडीशन में ये कोइंसिडेंट लाइन आएगा। कब आता है, तो आपको पता है कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 और इक्वल हो जाए c1/c2 के, तो ऐसे कंडीशन में यहां पे इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहां पे देखो क्या दिया गया, ये आपको दिया गया 3x minus y plus 8 equals to 0, और सेकेंड में क्या दिया गया, तो सेकेंड में आपको दिया गया 6x minus ky। अब देखो 16 इस तरफ है, इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस 16, और ये इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के। अब कहा गया कि k का वैल्यू जब हम लोग 2 पुट करते हैं, तो k का वैल्यू आप k के प्लेस पे आप 2 पुट कर लो। k के प्लेस पे हम लोग क्या करते हैं, 2 पुट कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपको 2y, और यहां पे क्या था, तो ये था आपका 3x minus y और प्लस 8 इक्वल्स टू 0। यहां पे देखो a1 कितना है, a1 3 है, b1 कितना है, b1 -1 है, c1 कितना है, c1 8 है, a2 कितना है, a2 आपको आ गया 6, और b2 कितना है, तो b2 आपको आ गया
-2 और C2 कितना है, C2 आपको आ गया +16। अब इसको आप चेक कर लो, A1/A2, अगर हम A1/A2 करते हैं तो ये आ जाएगा 3/6, इट मीन्स 1/2। अब B1/B2 करेंगे, यहां पे देखो B1 के प्लेस पे कितना है तो -1 और B2 के प्लेस पे कितना है तो -2, माइनस माइनस कैंसिल, ये भी कितना आ गया 1/2। और इसके बाद आप चेक कर लेते हैं C1/C2 को, C1/C2, C1 के प्लेस पे कितना है 8, C2 के प्लेस पे कितना है 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये भी कितना आ गया 1/2। आपको पता है कि जब A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 और इक्वल्स टू C1/C2 के हो जाए तो ऐसे कंडीशन में आपको पता है कि क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन होता है। क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन। इसका मतलब ये जो असर्शन था ये तो बिल्कुल ट्रू है। ओके, अब हम लोग रीजन को चेक कर लेते हैं। रीजन में कहा गया कि इफ द लाइन गिवन बाय 3x + 2ky = 2 एंड 2x + 5y + 1 = 0 आर पैरेलल देन द वैल्यू ऑफ k इज 15। तो वैल्यू ऑफ k क्या होगा 15। अब एक बात बताओ, पैरेलल कब होगा? अब बोलोगे सर A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 और डज नॉट इक्वल्स टू C1/C2 के हो जाए तो ऐसे कंडीशन में पैरेलल होगा। यहां पे हम लोग कह सकते हैं, चेक करना होगा इसको। अब ये इसको तो हम इरेज कर सकते हैं क्योंकि ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसको इरेज करते हैं, यहां से है आपको 3x + 2ky और -2 = 0 और 2x + 5y और +1 = 0। अब क्या कहा गया कि आर पैरेलल देन द वैल्यू ऑफ k इज 15। वैल्यू ऑफ k कितना होगा 15। अगर यहां पे हम 15 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपको आ जाएगा 15 × 2 30 आ जाएगा, मतलब 30y हो जाएगा। इसको आप डायरेक्ट यहां पे कितना कर लो 30y कर लो। अब आप चेक करके देखो कि क्या आ रहा है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 और डज नॉट इक्वल्स टू C1/C2 के। A1/A2 कहने का मतलब 3/2, B1/B2 कहने का मतलब 30/5, ये तो नहीं आ रहा है। ओके, यहां पे इसको एक बार और हम लोग क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। ये कितना है, ये है आपका 2ky। अभी रहने दो। अगर A1/A2 की कितना आ गया 3/2 और B1/B2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2k/5 और C1/C2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपको -2/1। यहां पे देखो कि ये कितना आ गया, तो क्वेश्चन में कहा गया था कि k का वैल्यू 15, 15 2 जा 30, तो ये नहीं आएगा। 30/5, 5 6 जा 30, ये नहीं आने वाला है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि असर्शन सही है और रीजन क्या है इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये आ जाएगा आपको ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसमें असर्शन ट्रू था और रीजन इनकरेक्ट था, मतलब फॉल्स था। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।